जय हिंद आप सभी को। शिक्षा शेरनी का दूध होता है, कहा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। जो इसे पी लेता है वो दहाड़ने लगता है। और भारत, उस पर से भी बिहार, जहां ऑर्थोडॉक्स हम कहते हैं, जहां रूढ़िवादी कहते हैं, जहां एक मान्यता चली आ रही है कि महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ वो घर चलाएं, बच्चे को खिलाएं और अपने पति के साथ अपने परिवार को चलाएं। उस ऑर्थोडॉक्स चीज़ को तोड़ते हुए, रूढ़िवादी चीज़ को तोड़ते हुए आज हमारे साथ एक शेरनी हम कह सकते हैं, एक ऐसी नारी, एक ऐसी महिला जिन्होंने बीपीएससी को क्वालिफाई किया है, बल्कि क्वालिफाई ही नहीं किया है, उसे टॉप किया है और बीपीएससी में 36 रैंक भी प्राप्त किया है। तो मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, क्या नाम होगी आपका, ये बताइए। करिश्मा सिंह। करिश्मा सिंह। आप अपने स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए और कैसे आपने प्रिपरेशन किया। और एक प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन का क्या रोल होता है? मोटिवेशन का बहुत रोल होता है एक्चुअली। मेरा मोटिवेशन जब मैं बीएचयू में गई, वहाँ से मैंने अपना एमएससी का कोर्स किया था मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में। वहाँ पे इतनी रगड़ के हमारी पढ़ाई हुई। वहाँ पे जाने के बाद मुझे अपना पोटेंशियल रियलाइज़ हुआ कि मैं पढ़ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। फिर मुझे था कि प्रशासन में आना है, तो उसके बाद से ही मैं फिर यहाँ पे लग गई इसके लिए। मैम, एक चीज़ ये रहेगा कि जब हम बात करते हैं बीपीएससी का, जो बिहार के लोग होते हैं इंग्लिश में कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं, टकरा जाते हैं। उनके पॉइंट पे रहता है कि इंग्लिश माध्यम जो है, हम हिंदी में तो पढ़ लेंगे लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। और आपने कहा कि आपका माध्यम भी इंग्लिश है, बिहार में रहते हुए, तो इंग्लिश में क्या समस्या हुई और उस समस्या को आप कैसे क्लियर किए? ऐसे इंग्लिश में कोई समस्या नहीं हुई मुझे, क्योंकि चूँकि मैं बचपन से पढ़ने में ठीक थी और मेरी स्कूलिंग भी आरपीएस पब्लिक स्कूल से हुई थी। फिर मैंने +2 में कृष्णा निकेतन से पढ़ाई की और मेरा ग्रेजुएशन भी यहाँ पे पटना साइंस कॉलेज से था। तो एज़ सच कोई इशू नहीं आया था मुझे। लैंग्वेज तो कभी बैरियर रहा ही नहीं। तो और मैं सीबीएसई बोर्ड से थी, तो उसमें सारी पढ़ाई इंग्लिश में ही होती है, तो इसलिए मुझे इंग्लिश में कोई एज़ सच कोई तो दिक्कत बीएचयू नहीं। में आपने मास्टर्स किया था, आपका ग्रेजुएशन जो था वो पटना पटना यूनिवर्सिटी। साइंस कॉलेज से हाँ, बायोटेक्नोलॉजी में हुआ था। करंट अफेयर्स हम कहते हैं, करंट अफेयर्स कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र है। जी, उसके बिना कोई एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकता है कि आप भले जितना इतिहास पढ़ लीजिए, भूगोल पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स की हम बात कर लें तो पास्ट से लेके फ्यूचर तक लिंकअप करना पड़ता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो आप कर लेंगे, लेकिन पॉलिटी में भी आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स में आपका क्या रोल रहेगा और ये कैसे आपने वो इस पर ध्यान दिया, ये बताइए। एक्चुअली जैसा कि आपने कहा, पॉलिटी बहुत ही ज़्यादा डायनामिक सब्जेक्ट है। डेली कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। और जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी सिर्फ एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है, उसके साथ इंटरनेशनल रिलेशंस भी एडेड रहता है। तो चूँकि हमारे देश में और पूरी दुनिया में रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें होती रहती हैं, तो ये सब्जेक्ट काफ़ी वास्ट और काफ़ी डायनामिक हो जाता है। तो इसमें करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और मेरी प्रिपरेशन थी, जैसे मैंने बहुत सारे चैनल्स फॉलो किए हुए थे। सबसे बड़ी हेल्प तो मुझे एडुटेरिया से मिली। करंट अफेयर्स, जैसे बीपीएससी का अगर प्रीलिम्स की बात करें तो एडुटेरिया की बुकलेट्स आती हैं करंट अफेयर्स के लिए, वो बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं। फिर क्राउन की एक स्पीडी पब्लिकेशन की भी बुक आती है, वो भी बहुत हेल्पफुल रहती है। मेंस के लिए मैं कहूँगी कि दृष्टि की मतलब कोई भी टॉपिक हो उसका सिनॉप्सिस आता है और मेंस आंसर राइटिंग के लिए आता है। तो कोई भी आप टॉपिक डालेंगे तो दृष्टि आईएएस से आपको मिल जाएगा, उसका कंटेंट मिल जाता है। मुझे उससे भी काफ़ी हेल्प मिली। फिर इनसाइट्स था, विज़न के मटेरियल्स थे और कुछ यूट्यूब चैनल्स भी थे, जैसे प्रशांत धवन सर का वर्ल्ड अफेयर्स है, मैं उसको फ़ॉलो करती थी। मतलब वो काफ़ी रेलेवेंट और शॉर्ट में न्यूज़ बताते थे और डेली की मतलब न्यूज़ अपडेट्स रहती थी, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलती थी। और भी बहुत सारे चैनल्स थे हिस्ट्री अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा पहले आपसे एक रहेगा, जी। नोट्स और एनसीईआरटी, जी। ये सबसे बड़ा चीज़ बच्चे क्या कहते हैं कि हम नोट्स पढ़ लेते हैं, हम ऑप्शनल दूसरे पढ़ लेते हैं, साइड बुक्स को प्रेफर कर लेते हैं, एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ये काफ़ी टफ है, उसमें डिस्क्राइब नहीं करता है, उसमें काफ़ी लेंदी कर देता है। जैसे हम एक लाइन पढ़ते हैं कि राम इज़ अ बॉय, राम रहेगा, राम इज़ अ ह्यूमन बींग, बस खत्म उसका। तो एनसीईआरटी और नोट्स में आपने, क्योंकि बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए कोई क्रैक कर नहीं सकता जी, है, बिल्कुल। सबसे बड़ा चीज़ ये आता है। तो इस पर आपका क्या रहेगा? मेरा मानना है कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो यूपीएससी हो, कोई भी, या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो, एनसीईआरटी ही आपका बेस बनाएगा। और आप एक बार पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद फिर आप जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको रेफ़र करिए, तो आपको एनसीईआरटी में जो भी कंटेक्स्ट आएगा उसका रेफ़रेंस आपको मिल जाएगा वहाँ से। और जब एक बार आप स्टैंडर्ड बुक कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर एनसीईआरटी आप दोबारा से पढ़िए। मतलब एनसीईआरटी ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया और आपका काम हो गया। आपको एटलीस्ट उसको 2 या 3 रीडिंग थॉरली देनी ही पड़ेगी, तब जाके आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एनसीईआरटी तो इम्पॉर्टेंट है ही। और हाँ, स्टैंडर्ड बुक्स में जैसे पॉलिटी के लिए हुई लक्ष्मीकांत,
मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी। तो मेरा फर्स्ट रीडिंग जैसे एनसीईआरटी का था, फिर मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी और उसके बाद फिर मैंने वापस से एनसीईआरटी रिवाइज़ किया था, तब जाके मतलब मुझे मेरा कंटेंट क्लियर हुआ। और डिफ़िकल्टी होती है, बट आप एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ें। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत सारे बुक्स मत पढ़िए, आप 1-2 ही स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, बट उनको बार-बार पढ़िए। मतलब एक किताब 100 किताब को पढ़ने से बढ़िया है कि एक हाँ, किताब को 100 बार पढ़िए। जी। आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक लीजिए और उसको बार-बार पढ़िए। आप उसको रिवाइज़ करते रहिए, तब जाके आपको पता होगा। अदरवाइज़ आप अलग-अलग सोर्सेज़ से पढ़ेंगे, तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन भी होने लगेगा कि अच्छा यहाँ पे ये पढ़ा था, वहाँ पे ये पढ़ा था, बट जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको कुछ याद नहीं आएगा। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और रहेगा मैम कि हम कहते हैं कि जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं या फिर स्टेट पीसीएस करते हैं, जो सरकारी नौकरी की जो तैयारी करते हैं, उनको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, कहाँ तक ये धारणा मैम सही है? क्योंकि अगर हम स्पेशली बात करें, साइंटिफिक ने भी कहा है, कोई बंदा लगातार 16 घंटे, 18 घंटे नहीं पढ़ सकता है। भले ही वो रट्टा मार रहा हो, किताब पलट रहा हो, उसको पढ़ रहा हो, लेकिन उसके जो कॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर वो चीज़ नहीं जाएगा। तो आपने कितने देर पढ़ा और कहाँ तक ये तथ्य सही है? मैं कहूँगी कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन में अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी है आप पढ़ रहे हैं, बट आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कि आपने शुरू से कुछ तैयारी नहीं की और एग्ज़ाम से 2 महीने पहले बैठ के 16 घंटे 18 घंटे कर रहे हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो उतना बेनिफिशियल होगा। और सबको पता है कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, बहुत ही वास्ट है। तो कंसिस्टेंसी तो बहुत मैटर करती है। आप जितनी देर भी पढ़िए, पर रोज़ पढ़िए और अपना एक छोटा-छोटा गोल सेट करिए। जैसे मैं अपना एक गोल सेट करती थी, रात को सोने से पहले मैं एक पेपर पे लिख लेती थी कि कल मुझे ये टॉपिक्स कर लेने हैं और मैं कोशिश करती थी कि मैं अपना गोल कंप्लीट कर लूँ। और ऐसे छोटी-छोटी स्ट्रैटेजीज़ लेके चलने से काफ़ी हेल्प मिलती है। और एक बर्डन भी कम होता है कि अच्छा मेरा इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया सिलेबस का। तो ऐसा नहीं है कि आप 12 घंटे ही रोज़ पढ़ें, 16 घंटे ही रोज़ पढ़ें। हाँ, मेरा कंसिस्टेंट था। मैं ऑन एन एवरेज आप कितना पढ़ती थी? डेली एज़ सच मतलब 7 से 8 घंटे रहते थे। एग्ज़ाम के पहले थोड़ा-सा जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आई, जैसे मेंस का टाइम था, तो हमें जस्ट कोविड की वजह से पोस्टपोन हुआ था मेंस, तो जस्ट 20 या 25 दिन पहले पता चला था। तो उस टाइम थोड़ा-सा बढ़ गया था, 12-13 घंटे हो गए थे। तो जब प्रीलिम्स और मेंस में ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए क्या रहा? क्योंकि लोग कहते हैं मेंस पेपर राइटिंग या रैंक डिसाइड करता है, सब कुछ करता है। लेकिन आप मेंस तो लिख भी सकते हैं ना, अगर आप पीटी क्वालीफाई नहीं करिएगा तो मेंस में तो आप क्लियर नहीं हो सकता है। तो पीटी और मेंस में आपको ज़्यादा डिफिकल्ट क्या लगा? मुझे तो प्रीलिम्स क्लियर करना ही डिफ़िकल्ट अच्छा। लगा, क्योंकि मेंस में मुझे एज़ सच ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई नहीं। मैं शुरू से आंसर राइटिंग करती थी और मुझे आदत है नोट्स बना के पढ़ने की। तो नोट्स भी मेरे कंप्लीट थे और मेरी राइटिंग स्पीड भी ठीक थी और हैंडराइटिंग भी अच्छी थी, तो मुझे लगा कि मैं कर लूँगी। मेंस में उतनी डिफ़िकल्टी नहीं आई, बट हाँ, जो मैंने एडुटेरिया की मेंस की टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी, उससे काफ़ी हेल्प मिली और वो लोग डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते थे। तो वो मतलब बहुत ही आसान हो गया फिर मेरे लिए। अच्छा, नोट्स मार्केट का प्रेफर करना, जैसे विज़न का आता है, दृष्टि का आता है, जी। फिर वाजीराम के आते हैं, सभी के आते हैं, और जो बच्चे नोट्स खुद से बनाते हैं, दोनों में प्रेफर क्या करना चाहिए? क्योंकि उसमें एक है कि वो बताता है कि नहीं, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, इसका आंसर ऐसे होगा, आप डिस्क्राइब वे में ऐसे लिख सकते हैं। और हम जो नोट्स बनाते हैं, स्टार ये पॉइंट या एक लाइन लिख दी है, इसमें ज़्यादा क्या रहेगा? सबकी नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी अलग रहती है। मेरी स्ट्रैटेजी ये रही है कि मैं 3-4 मटेरियल्स को इकट्ठा करती थी और उनसे अपने नोट्स बनाती थी, ताकि जब मैं लास्ट में जब रिवाइज़ करने चलूँ, तो मुझे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आए। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको हर मटेरियल में कुछ न कुछ नया ज़रूर मिल जाएगा, तो आप सबसे ऐड ऑन करते जा सकते हैं अपनी मटेरियल से, तो आपका आंसर एकदम डिफरेंट रहेगा और कंप्लीट रहेगा। तो मैं 3-4 सोर्सेज़ रेफ़र करती थी और अपने खुद के नोट्स बनाती थी। तो मैं तो अपने मतलब मैं कहूँगी कि अपना खुद का नोट बना के पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज़ एक ये चीज़ भी होती है कि अपनी हैंडराइटिंग दिमाग में रहती है। मतलब ऐसे बुक में रहे तो आदमी भूल भी जाता है, जी। बट अपनी हैंडराइटिंग में अगर कुछ रहे तो काफ़ी सही रहता अच्छा, है। ये बात हो गई मैम प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी की। जी। अब हम आते हैं थोड़ा डिफ़िकल्टी पे। जी। पहला डिफ़िकल्टी तो मैं आपको बताता हूँ कि आप हैं लेडी, जो लोग कहते हैं कि आपको घर चलाना चाहिए, परिवार सँभालना चाहिए, ऑर्थोडॉक्स जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। दूसरा कि डिमोटिवेशन सबको होता है, इतना लेंथी है, इतना पढ़ना है, इतने सारे सिलेबस हैं, फिर एग्ज़ाम भी आ रहा है, फैमिली प्रेशर भी है। इस टाइम पे क्या था? डिफ़िकल्टी है बताइए मैम? डिफ़िकल्टीज़ तो आई, मैं ये नहीं कहूँगी कि
की डिफ़िकल्टीज़ फैमिली सपोर्ट कैसा रहा था? फैमिली ही तो सपोर्टिव थी इतनी कि मैं आज यहाँ हूँ। फैमिली का ही सपोर्ट अच्छा, फैमिली है। बगल में बैठा हुआ है इसलिए नहीं ना बोल रही है, सच में जी, सपोर्ट किया है ना? बिल्कुल, बिल्कुल मतलब मुझे बिल्कुल भी कभी कोई घर का काम करने के लिए नहीं कहा जाता था। मेरे पापा तो बस ऐसे थे कि तुमको बस पढ़ना है, और कोई काम तुम करो नहीं करो, तुमको पढ़ना है, तुमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। मेरा रूम अलग था, मतलब मुझे जो-जो चीज़ें चाहिए जी। थी, फैमिली ने सब कुछ प्रोवाइड कराया। और मैं कहूँगी कि हाँ, लड़कियों पे सोशल प्रेशर ज़्यादा रहता है, ये फैक्ट है कि लड़कियों पे सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। बट मेरी फैमिली मतलब एक स्ट्रेंथ, मतलब पिलर की तरह खड़ी रही मेरे साथ। तो उसका नतीजा है कि मैं आज यहाँ हूँ। तो डिमोटिवेशन में मैम क्या था? डिमोटिवेशन में ये था कि जैसे मैंने 64th वाला भी प्रीलिम्स क्लियर किया था और मेंस लिखा था, बट मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। तो मैं उस टाइम थोड़ी-सी अपसेट हो गई थी कि इतनी मतलब प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद भी मेंस नहीं हो पाया। बट फिर भी ये लगा कि चलो ठीक है, एक्चुअली ये एग्ज़ाम इतना लेंदी हो जाता है कि आप अगर किसी भी एक स्टेज में छँट जाओ तो काफ़ी वो लगता है, तो मतलब डर लगता है। तो एक पॉइंट पे डिमोटिवेट हुई थी, बट वो बस एक टेम्पोररी था, ट्रांजिएंट फ़ेज़ था। वो उसके बाद फिर से मेरे फ़ादर ने, मेरी मदर ने इतना एनकरेज किया, मेरे भाई-बहन हैं, उन लोगों ने इतना एनकरेज किया कि अरे ठीक है, अभी पहला ही था ना, अब दोबारा दो, हो जाएगा। एंड सेकंड में मेरा हो गया। काफ़ी अच्छा है मैम, आपका सेकंड में हो गया। पोस्ट आपको कौन-सा मिला और किस सर्विस में आप जा रही हैं? मैं बिहार ट्रांसपोर्ट सर्विस में जा रही हूँ और मेरे पोस्ट का नाम है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ़िसर। अब डीटीओ में जा रही हैं, जी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ये होगी आपकी स्ट्रैटेजी की बात, प्रिपरेशन की बात, डिमोटिवेशन की बात। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है, बीपीएससी तो क्वालीफाई कर लिया आपने, जी। अब बिटिया बन गई, एकदम एक अफ़सर बन गई। जी। क्या बिटिया अब कलेक्टर अफ़सर बनने के बारे में भी सोच रही हैं? अ, मैं सोच तो रही हूँ यूपीएससी देने के लिए, क्योंकि मतलब जितने भी मेरे टीचर्स हैं, वो लोग, उन लोगों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि तुम यूपीएससी कर सकती हो। और अभी तो मेरे पास हो गया कि चलो ठीक है, एक जॉब है तो मैं थोड़ी-सी रिलैक्स्ड हूँ। सिक्योरनेस आपको मिल गया है। एक सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी है मेरे पास, तो अब मैं रिलैक्स्ड वे में भी अगर मैं चाहूँ तो आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकती हूँ। तो तो पूरा प्लान है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का। जी, मैं कोशिश करूँगी। एक अच्छा। जी। एक 2 आखिरी प्रश्न मेरा आपसे रहेगा। एक प्रश्न तो ये है कि युवा को क्या संदेश देना चाहिएगा आप? और दूसरा, लड़कियों को क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, युवाओं को, स्पेशली मैं बिहार के युवाओं को, जैसा कि हमारे आदरणीय श्री सुधीर सर कहते थे कि बिहार के युवाओं में एक दिक्कत ये है कि उन्हें अपने आप पे आत्मविश्वास नहीं रहता है, कम रहता है। चाहे वो लैंग्वेज को लेके हो या फिर कोई भी बात को लेके हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग किसी से कम नहीं हैं। वी आर ऑल, एवरीवन इज़ कैपेबल, एंड किसी को हार नहीं माननी चाहिए, और मतलब कंटिन्यूअस प्रयास करते रहें। और लड़कियों से मैं ये कहना चाहूँगी, लड़कियों से ज़्यादा लड़कियों के गार्जियन से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों को सपोर्ट करिए। एंड प्लीज़ उन्हें मतलब सोशल प्रेशर सबके साथ रहता है, बट प्लीज़ आप मतलब आपको, आपकी बेटी है, आपको समझना चाहिए कि अगर वो कर जाएगी तो मतलब प्राउड भी आप ही को फील होगा, उसकी लाइफ बन जाएगी। तो थोड़ा सा सपोर्टिव रहना चाहिए हर गार्जियन को। आखिरी प्रश्न फिर हम आपके माँ-बाप से ही बात करेंगे। जी। इंस्पिरेशन कौन था आपका? मेरे पेरेंट्स ही इंस्पिरेशन थे। आपके पेरेंट्स स्पेशली कौन, मम्मी या पापा? पापा। पापा इंस्पिरेशन थे। जी। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा मैम से बात करके, हम इन्हें ऑल द बेस्ट भी बोलेंगे, आगे चलिए, तरक्की करिए। एक बात, एक चीज़ और पूछेंगे, जी। ईमानदार अफ़सर रहिएगा ना? बिल्कुल, एकदम। तो ये बिहार तो बिहार वाला बात है मैम, यस, क्योंकि अरे! जब लोग जॉब लेते हैं, जॉब से पहले बिल्कुल हम ईमानदार रहेंगे, बिल्कुल हम्बल नेचर के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, लेकिन उसके बाद आपके सामने डेटा रखा हुआ है कि बिहार कितना रैंक पे क्या है और कैसे काम कर रहा है। नहीं, मेरा मानना है कि अभी के मतलब अभी के जो युवा हैं वो काफ़ी कॉन्शियस हैं। एंड आप लोग निश्चिंत रहिए, आप वापस आइएगा मेरे पास। नहीं, हाँ, आप वीडियो बना लिए, कैमरा पे है, बिल्कुल बिल्कुल, ईमानदार बिल्कुल। रहना है। बिल्कुल, ठीक है, एकदम। तो काफ़ी अच्छा लगा मैम हमको आपसे बात करके, ऑल द बेस्ट। यहाँ पे इनके गार्जियंस भी बैठे हुए हैं, आप दिखा सकते हैं। तो मैम, सबसे पहले तो हम आपको काफ़ी शुभकामनाएँ देंगे कि बेटी थैंक यू, आपकी क्रैक की बीपीएससी, कैसा लग रहा है थैंक आपको? यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बिटिया तुरंत अफ़सर बिटिया बन गई। और मुझे इतनी थैंक्स मिल रहे हैं मेरे विभाग से, मेरे स्कूल के सारे टीचर्स मुझे धन्यवाद कर रहे हैं। सभी लोग इतने खुश हैं, मिठाइयाँ बाँट रहे हैं। मुझे यकीन नहीं, पहले हम सोचते थे कि मेरी इतनी मेहनत करती थी, देख कर के इसको लगता था कि रात-रात भर जग कर पढ़ती थी। मैं अपने जॉब के लिए जाती थी, तो देखती थी कि अभी ये जग कर पढ़ रही है। मुझे लगता था कि रात-रात भर ये पढ़ती है।
एक मन में डर बना रहता है कि इसका हो जाए, नहीं होगा तो फिर इतना मेहनत, मतलब इतना ये मेहनत करती थी, शुरू से ही इतनी तेज थी पढ़ने में, तो हम लोग को भी लगता था कि इस कुछ न कुछ तो करेगी ही, बहुत कुछ करेगी। लेकिन जब हुआ तो हम लोग को खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मतलब लग रहा था कि रातों रात कुछ ऐसा कुछ बदल गया, मन इतना खुश हो गया कि अब हम लोग सोचते हैं कि अब इसके नाम से हम लोग जाने इसके जाएंगे। नाम से हम लोग जाने इसके जाएंगे। पहले हमारे नाम से जी। जानी जाती थी, अब इसके नाम से हम लोग जाने जाएंगे। अब इतना कोई बच्चा माँ बाप को इतना खुशी देता है जब ऊंचे पद पर चला जाता है, तो ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की अधिकारी बन गई, इससे खुशी की बात हम लोगों के राज्य लिए लेवल कुछ के नहीं। अधिकारी बन गई। जी, अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उससे पहले कहीं ना कहीं टेंशन मन में था कि क्या बहुत, होगा नहीं होगा? हाँ, बहुत बहुत टेंशन था। ये बार बार कहती मम्मी आज रिजल्ट आने में, तुम एकदम निश्चिंत रहो, तुम्हारा होगा, 100% होगा। मैंने इसको बोला था कि तुम्हारा एकदम होगा, जब तुम्हारा नहीं होगा तो हम सोचते हैं कि किसी का भी नहीं होगा। देखिए, यही तुम कर्तव्य है इतनी कि माँ बाप का, कि अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते हैं, दुनिया साथ में रहे ना रहे लेकिन माँ बाप हमेशा साथ में रहते हैं। मैं इससे बोली कि तुम्हारा एकदम 100% देख, तुम लिख लो कि तुम्हारा होगा। मैंने इसका मेहनत इतना करी थी कि इतना मेहनत देख करके लगता था कि अब ऐसे बच्चों का नहीं होगा, तुम इतना मेहनत कर रही हो, इतना तुम्हारा जरूर होगा, एकदम होगा। देखिए वो रंग लाया, जब इसका रिजल्ट दिया कूदते हुए आई, मम्मी मेरा हो गया, बहुत आँख से इसके आंसू निकलने लगा कि मेरा हो गया। अच्छा, आप हम बता लोग, रही हैं आपकी आंख में भी हल्का हल्का आंसू आ गए। हाँ, हम लोग को भी बहुत लगा। अब ऐसे लगता था कि अरे इतना खुशी हो रहा है कि मेरी बेटी अधिकारी बन जी, गई। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। खुशी, अच्छा, बहुत इनकी अच्छा सिस्टर लगा। भी हमारे साथ है, सिस्टर से भी हम थोड़ा बात करेंगे। मैम, क्या नाम हुआ आपका? जूही 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 सिंह। नाम, जूही नाम हुआ आपका। फिलहाल आप क्या कर रही हैं? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं अभी नगैरो में हूँ। नरेगा में। हाँ। सिस्टर ने आपका क्वालिफाई किया, अंदर से कैसा फील आ रहा है? अरे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, इतनी ज़्यादा, मतलब मैंने जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन रात में एक्चुअली कोई घर में नहीं सोया था, क्योंकि बहुत लेट रिज़ल्ट आया था। और एक्चुअली इतनी ज़्यादा, मतलब मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को उसी टाइम पर बताया कि मेरी दीदी का हो गया, और मतलब जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने, सब लोगों ने रात में ही कॉल कर के कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू कर दिया। मतलब एक्चुअली इतनी ज़्यादा मेहनत करती थी दीदी, और फिर लगता था कि अरे यार अब इस बार तो हम लोग बहुत ज़्यादा वेट भी कर रहे थे कि हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा एक घर का माहौल बदल जाना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ शी डिज़र्व्स इट। और मतलब वी आर रियली प्राउड ऑफ हर। यू आर रियली प्राउड ऑफ हर। अच्छा, फ्यूचर में चल के दीदी जैसा बनने का भी कुछ एम है? एम तो है, लेकिन पता नहीं मैं बन पाऊँगी कि नहीं। बट लाइक फ्यूचर में अभी मेरा कोई सिविल सर्विसेज़ का तो प्लान नहीं है। बट या दीदी की तरह नाम रोशन करना है आपको भी घर पर। हाँ, ये है। ठीक है। इनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भाई से भी 2 मिनट हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शशांक। शशांक नाम हुआ। आपसे हमारी बात भी हुई थी, आप बता भी रहे थे कि आपको अपनी दीदी जैसा ही बनना है, आपको सिविल सेवा की तैयारी भी करनी है। जी, मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज की इंजीनियरिंग सर्विसेज करनी है। अच्छा, जिस दिन दीदी का रिजल्ट आया था उस दिन आपको लिटरली कैसा लग रहा था कि सब तो फैमिली में बता दिए, लेकिन एक भाई बहन में होता है ना कि झगड़ा चल रहा है, तुम रिमोट दो तो तुम ये करो, तो तुम मार दिया, पापा देखिए वो कर दिया। तो उस टाइम भाई बहन वाला उस टाइम क्या हुआ? उस टाइम भी जलन था कि नहीं दीदी कर ली, हमसे नहीं हुआ, हमको करना है, क्या हुआ था उस टाइम? नहीं नहीं, ऐसा कोई जलन वाली बात नहीं थी। मुझे तो एक्चुअली जिस दिन रिजल्ट आने वाला था हम सब नर्वस थे ऑब्वियसली। और जब रिजल्ट आ गया तो पहले तो 1-2 घंटे तक मुझे रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि बहन है ना इसलिए रियलाइज नहीं हुआ। रीजन है इसका? नहीं मतलब खुश, मतलब हो गया है। फिर जब हुआ तो इतनी, मतलब अभी भी इतनी खुशी है कि हो गया एटलीस्ट, मतलब बहुत अच्छा। मैं क्योंकि मैंने पढ़ते हुए देखा था तो कहीं ना कहीं फिर ये हो जाता है कि इतने पढ़ने के बाद भी अगर ना हो तो वो सही नहीं लगता है थोड़ा। तो हो गया तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, हो गया है सब कुछ आपने बताया, होने के बाद भी लड़ाई करिएगा कि नहीं करिएगा? वो तो चलता ही वो रहता है। वो चलते रहेगा। बहुत बहुत अच्छा है। तो अभी घर के जो मुखिया हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, इनके फादर, इनके पापा हमारे साथ, तो सर से हम बस 2 मिनट बात करेंगे। सर, सबसे पहले जिस दिन रिजल्ट आया कैसा लगा था आपको? जी, रिजल्ट आया उस दिन हम अपने को बहुत प्राउड फील कर रहे थे। ये लोग तो थोड़े से नर्वस थे, लेकिन हमको अंदर से पूरा विश्वास था कि निश्चित रूप से इसका होना है। हम एकदम कन्फर्म थे कि इसका होना है। जी। और इसके पहले बार जो ये सम्मिलित हुई थी, दी थी, जिसमें सफलता नहीं मिली थी, उसके हमने ये कहा था कि तुमको निश्चित रूप से सफल हो जाना है। इसके मेहनत, इसके जो रिजल्ट थे पिछले
या इसका जो क्लेवर हम देखते थे, हमको पूर्ण विश्वास था कि इसको होना है। अब पोस्ट जो मिले वो तो अलग बात है, इसका जो मेहनत, इसका हम देखते थे तो हम कन्फर्म थे। तो ये लोग थोड़ा सा नर्वस भी रहते थे, तो हम इसको कहते थे कि सब प्रश्न ही नहीं उठता है कि तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, हम जब इनका इंटरव्यू ले रहे थे तब हम नोटिस किए 2-3 बार आपकी आंख में हल्का हल्का आंसू आ रहा था उस समय भी, और अभी भी आपकी आंख में हल्का हल्का आंसू आया हुआ है। तो एक जो फादर होता है सर, सब कहते हैं माँ बहुत प्यार करती हैं, भाई बहन साथ देते हैं। पिता एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको करना भी सब कुछ रहता है और प्यार सबसे कम हो जाता है। एक उस माहौल में रहते हुए अपनी बेटी को इतना आप सपोर्ट कर रहे हैं, बेटी से आप इतना खुश हैं। और एक हम आखिरी चीज़ बस आपसे कहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए, जैसे इन्होंने बताया कि मेरे पापा मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं, पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, तो आप उन्हें बता दीजिए कि आप अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट करें, कभी प्रेशराइज ना करें। देखिए, बच्ची को कभी कभी ये लगता था कि पापा तैयारी तो हम कर रहे हैं, परीक्षा दिए हुए हैं, जनरली जैसे था कि हो जाना चाहिए, ऐसी बात बोलती थी। हमने कहा कि कहीं भी किसी भी तरह से इसको कुछ नेगेटिविटी आती थी तो हम उसको कहते थे कि इसका प्रश्न ही नहीं है, तुम्हारा निश्चित रूप से होना है। तुम किसी भी स्तर पर कहीं भी तुमको मतलब कि लूज नहीं होना है, सोचना नहीं है, तुमको सफल होना है। और ये हम समझते हैं कि बच्चों को जब तक प्रोत्साहन पूर्ण रूप से गार्जियन का नहीं मिलेगा तो उतनी सफलता नहीं मिलती है, हम जो अपना महसूस करते हैं। तो इसलिए बच्चे जो हैं मेहनत जो करें, जो उनका अपना इच्छा, लेकिन गार्जियन का सपोर्ट, गार्जियन को उत्साहित करना, गार्जियन को पूरा उत्प्रेरित करना पढ़ने के, तो हो जाना ही है। तो इससे उन लोगों की उनका मनोबल बढ़ता है और सफलता मिलती है। इसलिए हर गार्जियन को चाहिए कि जो सुविधा, जो चीज़ आवश्यकता है, जो ज़रूरी है वो बच्चों को देना चाहिए। और निश्चित रूप से बच्चों के अंदर क्षमता रहती है, वो करेंगे ही, लेकिन उसके लिए सपोर्ट आवश्यक है। हम अपना ये महसूस कर रहे हैं कि हमने जो इसको सपोर्ट किया, कहीं भी किसी भी तरह से, कहीं भी जब भी कुछ भी कोई बात कहती थी, हम कह कि नहीं, एकदम तुमको हो जाना है, तुम जितना मेहनत कर रही हो तुमको 1 नंबर रैंक आएगा। हम बोलते 1 to 10 में तुम्हारा आना है। और आया भी है, लड़कियों में इनका 7th रैंक आया भी है। हाँ, आया भी। जी, तो इनके फादर से हमारी बात हुई, परिवार से बात हुआ, सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं। अंत में हम आपको एक बात ये कहेंगे, जो इंस्पिरेशन हमने इनसे लिया, जो प्रेरणा हमने इनसे लिया है कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। तो आपके सामने वो इंस्पिरेशन मौजूद हैं। और लड़कियों से भी कहेंगे कि आप बहाना नहीं दीजिए, आप खुद को मोटिवेट करिए, इनके जैसा बनिए, इनसे आप प्रेरणा लीजिए। इसी के साथ कहेंगे, देश को बढ़ाइए, खुद को आगे बढ़ाइए। जय हिंद और जय भारत।